Hello, hi guys. A very very good evening. Let's begin with the Smart Kira legal reasoning. CLAT. This is test 3 actually. So let's begin. Res ipsa loquitur. The principle is actually a maxim which means that the thing speaks for itself. सो देखियो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस इप्सा लिक्विडोर है, इसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो आप इसको यहीं पे याद कर लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। रेस इप्सा लिक्विडोर, लोक्यूटोर का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना, जैसे कई बार इलोक्वेंट बोलते हैं हम, तो लोक्वेंट को हटाओ, आप देखो यहाँ पे क्या है, लोक्यूटोर, यानी कि इससे आप याद रखो स्पीक। जब आप स्पीक को याद रखेंगे तो फिर बाकी सब चीज़ें अपने हो जाएंगी। रेस इप्सा इक्विटोर, दैट मीन्स द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो सीता गॉट हर सेल्फ ऑपरेटेड फॉर द रिमूवल ऑफ her uterus in the defendant hospital as that there was diagnosed to be a cyst in one of her ovaries। तो यानी कि एक फोड़ा था उनके अंडकोश के अंदर। Due to the negligence of the surgeon who performed the operation, abdominal pack was left in her abdomen. Same was removed by a second surgery। तो आपने बतानी है liability of the surgeon, यानी कि सर्जरी हुई, सर्जन जो है वहां पे अपना एब्डोमेन पैक जो है गलती से, याद रखनी बात है कि गलती से वो भूल गया, नेग्लिजेंस के कारण भूल गया वहां पे, गलती से नेग्लिजेंस के कारण, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहां पे जब वो नेग्लिजेंस अपनी गलती से उसने भूला है तो वो पेट में ही रह गया। जैसे मान लेते हैं कि एक कैंची रह गई कोई, या पट्टी रह गई, वो उसके पेट में रह गई, या जहां पे भी वो ऑपरेशन कर रहा था वहां पे रह गई। तो लाइबिलिटी ऑफ द सर्जन एज अ जज बताएं आप क्या होगी? सर्जन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन करते टाइम आप लिखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज डॉक्टर से भी गलती हो सकती है। सर्जन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और सीता को प्रूव करना पड़ेगा कि जो सर्जन है वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था। सर्जन विल बी रिस्पॉन्सिबल, और सर्जन कैन क्लेम द डॉक्टर डिफेंस एंड एक्ट इन अ गुड इंटेंशन एंड मिस्टेक इन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन। जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि भाई वो बोल देगा मेरा इंटेंशन तो अच्छा था, मैं कौन सा मारने की कोशिश कर रहा था, मैं तो इलाज ही कर रहा था, लेकिन अब वो रह गया तो रह गया। तो आप बताइए इसके अंदर क्या आंसर हो सकता है? देखिए दो ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, बी और सी। अगर आप उत्तर चाहते हैं तो ऑप्शन बी सी बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं। तो आप इनमें अगर टाइम लगा रहे हैं तो लगाइए, आप 5 सेकंड और टाइम लीजिए। ऑप्शन बी और सी हैं जिनमें बैटल है। सो आंसर है इसका कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सीधी सी बात है ना, रेस इप्सा लिक्विडोर, द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। आपने नेग्लिजेंस की, आपकी वजह से पर्सन के पेट में एब्डोमेन रह गया, उसको सेकंड सर्जरी करनी पड़ी, तो आप जो हैं वो लायबल होंगे एज अ सर्जन। और सीता को बहुत ज्यादा प्रूव नहीं करना पड़ेगा सर्जन की नेग्लिजेंस को। क्या प्रूव करेंगे ना, वो लेटर से आप सर्जन के पास गए, आपने अपने टांग का ऑपरेशन कराया, लेटर से टांग है, उस टांग को ऑपरेशन करते करते डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन टांग के अंदर ही छोड़ दिए, तो क्या आपको बहुत ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा कि डॉक्टर की गलती है? ऑब्वियसली डॉक्टर की गलती है, बिकॉज डॉक्टर को इंजेक्शन तो सुई लगानी थी या वट एवर स्टफ जो उसको कैंची से करना था, उसके एब्डोमेन में नहीं छोड़ना था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in entirety, the other party may put an end to contract। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है उसने परफॉर्म करने से ही मना कर दिया है या डिसेबल कर लिया अपने आप को परफॉर्म करने से, प्रॉमिस अपना पूरा का पूरा, तो जो दूसरी पार्टी है वो एंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे आप फैक्ट्स देखिए। Arun engaged Biswas on April 25 to be his personal bodyguard from June 10 with a contract breach penalty clause for both sides। यानी कि अप्रैल 25 से आपने मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनना है, अगर मैं नहीं आपको रखूंगा तो मैं पेनल्टी दूंगा, और अगर आप नहीं आओगे तो आप पेनल्टी दोगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, अरुण एंगेज विश्वास ऑन अप्रैल 25। ठीक है, ये आपने रखना है, अप्रैल 25 को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जून 10 से आपने आना है। ठीक है, मई 15 को अरुण ने राइट किया विश्वास को कि अब आपकी सर्विसेज रिक्वायर नहीं रहेंगी। मई 22 को विश्वास ने सिंथिया को एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्वाइन किया और कोई डैमेज जो है सफर नहीं किए ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन बाय अरुण। क्योंकि देखिए उसका कॉन्ट्रैक्ट तो जून 10 से स्टार्ट होना था, लेकिन उससे पहले मई 22 को उसको कहीं और जॉब मिल गई। विश्वास स्टिल टेक्स अरुण टू कोर्ट फॉर पेमेंट ऑफ डैमेजेस डिस्पाइट बीइंग इन सर्विस ऑफ सिंथिया। अब यहां पे आप आंसर बताएंगे। डिसाइड एज अ जज वेदर, मान ये इसमें आप देखिए ना, एक बार यहाँ पे डेट्स देख लीजिए, आप क्वेश्चन प्लीज देखिए। मैंने बोला अप्रैल 25 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक बॉडीगार्ड के साथ कि भाई साहब आपको सर्विस में आना है जून 10 से, अगर मैंने नहीं आपको रखा तो मैं पैसे दूंगा, और अगर आप नहीं आए तो आप पैसे दोगे। ठीक है, पेनल्टी है जो भी वॉट एवर स्टफ। मई 15 को मैंने बोला मुझे आप नहीं चाहिए, लेकिन अब हुआ ये कि मई 22 को आपने भी किसी और के पास काम स्टार्ट कर लिया। ये नहीं कि आप बेरोजगार रहे या अनएम्प्लॉयड रहे, आपने भी कहा ठीक है, और आप
किसी और जगह जाके एम्प्लॉय हो गए, लेकिन बाद में आपने केस कर दिया उस बंदे पे जिसने आपको बोला था कि जून 10 से मेरे पास काम करने के लिए आ जाना। तो अब क्या होगा यहाँ पे? डिसाइड एज जज वेदर द एक्शन ऑफ विश्वास इज वैलिड और नॉट। सो द आंसर फॉर द सेम इज दैट विश्वास कैन टेक एक अरुण टू द कोर्ट फॉर डैमेज। ऑब्वियसली लेके जा सकता है, बिकॉज यहां पे देखिए सिंपल सी कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच पेनल्टी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया या मैंने किया, डबल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच पेनल्टी है, पेनल्टी देनी पड़ेगी एक पार्टी को दूसरी पार्टी को, अगर जिसने भी ब्रीच किया उसने। तो यहां पे उसने ब्रीच किया क्योंकि मई 15 को उसने बोला कि मैं नहीं रखना चाहता हूं, यहीं पे बात खत्म हो जाती है, यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। विश्वास इज एंटाइटल्ड टू डैमेजेस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Indian Contract Act section 73 and 74 deals with damages, compensation and penalty. When a contract has been broken, the party complaining of the breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved, from the party who has broken the contract, reasonable compensation as the case may be, penalty stipulated. तो उन्होंने पेनल्टी रखी है तो पेनल्टी मिलेगी विश्वास को। Ignorance of fact is excused, but ignorance of law is no excuse. Kindly आप इसका जो मतलब है वो आप सबको पता है कि अगर आप किसी चीज से अनभिज्ञ हैं तो फाइन है, लेकिन ये नहीं आप बोल सकते कि जी मेरे को लॉ ही नहीं पता है। तो अब हम इसका देखते हैं। मिस्टर योगेश पैसेंजर थे फ्रॉम लंडन टू मालदीव्स इन अ यूके प्लेन। व्हेन द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट ऑफ बॉम्बे ऑन 28 November 1962, it was found on searching that Yogesh carried 34 kg of gold bars on his person and that he had not declared it in the manifest for transit. On 26 November 1962, the Government of India had issued a notification modifying its earlier exemption, making it now mandatory that gold must be declared in the manifest of the aircraft. तो अब आप इसके क्वेश्चन के हिसाब से मुझे आंसर बताइए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो वहाँ पे इंग्लिश में ही आएगा, तो समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अब इससे ये पूछा जा रहा है कि योगेश कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, वी हैड एक्चुअली नो नॉलेज अबाउट द न्यू नोटिफिकेशन इशू 2 days ago। योगेश कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, योगेश कैन बी प्रोसिक्यूटेड, या योगेश की लायबिलिटी जो है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। सो आंसर जो है इसका वो सी है, योगेश कैन बी प्रोसिक्यूटेड। अब देखते हैं कैसे। देखिए योगेश एक पैसेंजर था, लंदन से मालदीव जा रहा था यूके प्लेन के अंदर। 28 नवंबर 1962 को योगेश 34 kg गोल्ड बार ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पुलिस ने उसको पकड़ लिया, कस्टम विभाग ने उसको पकड़ लिया, बोला कि आप 34 kg गोल्ड लेके नहीं जा सकते हो। तो वो और 28 नवंबर को वो कैरी कर रहा है, यानी कि 28 नवंबर की फ्लाइट में वो चढ़ा है या 27 नवंबर की फ्लाइट में वो चढ़ा है। 26 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इशू की थी नोटिफिकेशन कि कोई भी पर्सन, अब पहले एग्जाम था लेकिन अब उसको मैंडेटरी कि उसे बताना पड़ेगा कि जो गोल्ड लाया है वो कितना लाया है। तो ये आई है नोटिफिकेशन कब? 26 को। वो कब चढ़ा है फ्लाइट पे? या तो 28 को या 27 को, क्योंकि फ्लाइट के अंदर तो आदमी 12, 15, 24 घंटे पहले ही चढ़ता है। अब यहां पे जो प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट तो एक्सक्यूज हो सकता है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं हो सकती है। तो ये क्या है? ये जो नोटिफिकेशन बजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये है लॉ। तो क्या मिस्टर योगेश ने लॉ की केयर की? क्या मिस्टर योगेश ने लॉ का ध्यान रखा? आंसर है नहीं रखा। इसलिए he can be persecuted because ignorance of law is no excuse। 28 को आप चले 34 किलो गोल्ड लेके, 26 तारीख को सरकार ने बोल दिया कि भाई बता के आना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, योगेश कैनॉट क्लेम इग्नोरेंस ऑफ लॉ एज एन एक्सक्यूज। द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच आर्टिकल? तो कौन सा आर्टिकल जो है ये राइट टू इक्वालिटी देता है? आंसर जो इसका है, राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, बताइए। देखिए इसमें ना बेस्ट आंसर्स के हिसाब से जो है वो है आर्टिकल 14 भी देता है, आर्टिकल 14, 15 भी देता है, आर्टिकल 14, 15, 16 भी देता है, और आर्टिकल 14 से 18 भी देता है। पार्ट 3 ऑफ जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 3 चलता है हमारा, उसका हमारा राइट टू इक्वालिटी का जो पार्ट चलता है उसके अंदर आते हैं फंडामेंटल, उसके अंदर आते हैं फंडामेंटल जो राइट टू इक्वालिटी के पार्ट्स हैं वो आते हैं 14 से लेकर 18 तक। तो 14 जो है वो जीनस है, दैट देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल, ये 14 है। फिर उसके बाद 15 है डिस्क्रिमिनेशन से अगेंस्ट, जो 16 है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, 17 है अनटचेबिलिटी और
दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, 18 है टाइटल से रिलेटेड। तो ये जो 1 2 3 4 5 हैं, ये टोटल बनाते क्या है, इक्वालिटी वाले लॉज का एक पेंटागन सा बनाते हैं। तो आर्टिकल 14 से 18 में पूरे लॉज जो है वो कवर होते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी क्योंकि सबके अंदर जिसे मान लेते हैं कि सबके अंदर इन आर्टिकल्स के अंदर कवर होती है, तो बेस्ट आंसर इसका ए है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी आती है 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आती है 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। कितने टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है फाइनेंशियल इमरजेंसी? काइंडली अपना आंसर बताइए। द आंसर फॉर द सेम इज कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है, नेवर। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में आती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि देयर इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटन करता है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं। इसके अंदर होता क्या है, मान लेते हैं सैलरीज जो होती है ना, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती हैं, सरकार चाहे तो उन्हें हाफ कर सकती है, 75% कर सकती है। मतलब जो भी खर्चा बचाने के लिए सरकार को चाहिए वो सरकार कदम ले सकती है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced by a court of law. तो जो भी एग्रीमेंट अपने आप में करने में ही इम्पॉसिबल है वो नहीं हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल, देखिए दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट में क्या आएगा, मान लेते हैं मैं रोहित हूँ और मेरा एक फ्रेंड है रोहन। मैं रोहन को कहता हूँ कि मुझे 1 kg ओपीएम चाहिए, तो रोहन जो है वो मान लेते हैं पहाड़ी इलाकों में काम करते हैं और वहाँ से वो ओपीएम मुहैया मुझे करा देते हैं। ओपीएम मुझे आता है, मैं उन्हें 1 किलो के मान लेते हैं 10 लाख रुपए देता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर ये इनके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है? क्या आप कर सकते हैं नशे का व्यापार लीगली? आंसर है नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपने हिसाब से किया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक इलीगल एग्रीमेंट है। बिकॉज इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है को ओपीएम का ट्रांसफर, वो इलीगल है ट्रेड करना अंडर द इंडियन लॉज, ठीक है। रोहित और रोहन की बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे 1 किलो ओपीएम की जगह 1 किलो शुगर होती, यानी कि चीनी, तो क्या रोहन चीनी बेच सकता है लीगली? आंसर है यस। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता। जितने भी आप करते हैं जिसे मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, वो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि मुझे ओरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो, आपने कहा मुझे 4 kg दूध, मुझे खीर बनानी है, 4 kg दूध, 2 किलो बादाम और 10 किलो सूजी का आटा और वो सब दे दो हलवा बनाने के लिए। अब ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, मान लेते हैं दुकानदार ने आपको दे दिया और उसके बाद आप बोलो कि नहीं यार मैंने तो देने ही नहीं पैसे इसके, मैं घर लेके जा रहा हूँ। वो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या कहा था कि आप कंसिडरेशन देंगे, यानी कि उसके पैसे देंगे और आप चीज़ लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या ट्रांसफर हुआ? चीनी, दाल, चावल, कारपेट, कूलर, एसी, जो कि लीगल है ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट पे। अब जो इलीगल एग्रीमेंट है उसमें क्या क्या आते हैं, अगर मान लेते हैं आपने कोई ऐसा सा चीज कराई कि एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, सो रोहित ने एंटर किया एग्रीमेंट विद हिज गर्लफ्रेंड मीधा कि वो माउंट जो है, माउंटेन बिगर देन एवरेस्ट है, उसको अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर से क्लाइम करके दिखाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि वो एक 15 दिन के अंदर ये कर देंगे और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो फिर 2000 रुपये देंगे इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू डू द सेम। मतलब अगर 15 दिन में उन्होंने नहीं कर पाई ये सारी चीज़ें तो 2000 रुपये उसे देंगे। 15 दिन के बाद मेधा ने सूट डैमेजेस के लिए फाइल किया और कहा कि भाई मुझे जो प्रॉमिस है वो रोहित नहीं कर पाए हैं, काइंडली मुझे आप कंपनसेशन दीजिए। ये क्वेश्चन है। डिसाइड एज द जज इन दिस केस वेदर मेधा कैन क्लेम डैमेजेस एंड इफ यस देन हाउ मच। द आंसर फॉर द सेम इज दैट द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसका आंसर जो है वो पता है क्यों है भाई, क्योंकि रोहित ने एंटर किया एग्रीमेंट में। 15 दिन में लोग चढ़ तो जाते हैं एवरेस्ट पे, बट उसने क्या बोला है, माउंटेन बिगर देन द एवरेस्ट। बिगर देन द एवरेस्ट, देयर इज नो माउंटेन विच इज बिगर देन द एवरेस्ट, बिकॉज माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट एंड द बिगेस्ट एवरेस्ट। बट यहां पर
कोई भी माउंटेन ऐसा है ही नहीं जो एवरेस्ट से बड़ा हो। इन टर्म्स ऑफ हाइट ये बात कर रहे थे, माउंटेन बिगर देन द एवरेस्ट थ्रू हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर। तो जब वो है ही नहीं तो दैट इज एन इम्पॉसिबल एक्ट। Decide if a judge in this case whether Medha can claim damages and if yes then how much. So Medha it cannot be enforced, so कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं बनती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Cui facet per alium facet per se, he who does things to other does it himself। तो अगर आप किसी और से कोई चीज़ करा रहे हैं तो आप भी वो चीज़ खुद कर रहे हैं। ये इस जो लीगल मैक्सिम है इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी और से कोई चीज़ कराते हैं तो वो आप खुद ही कर रहे हो। मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी एक ड्राइवर चला रहा है, ठीक है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है और वो एक्सीडेंट कर देता है, तो यस क्रिमिनल लायबिलिटी ड्राइवर की आएगी क्योंकि उसने गाड़ी तेज चलाई या गाड़ी देख के नहीं चलाई। लेकिन कंपनसेशन पर्सन आपसे भी मांग सकता है क्योंकि गाड़ी आपके लिए ही चलाई जा रही है। और जब आपने ड्राइवर ढूंढा था तो ये कोर्ट यही बोलता है कि आपने ढंग का ड्राइवर क्यों नहीं ढूंढा। गलती अगर हुई है तो आपके ड्राइवर से हुई है, तो कंपनसेशन के जो देगा कंपनसेशन वो भी आप खुद ही हो, ठीक है। So whoever drives any vehicle or rides on any public way in any manner so rash or negligent so as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person shall be punishable with an imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। So निधि ओनर है बाइक की और मोहन से उन्होंने कहा कि आप बाइक को रिपेयर स्थान पे ले जाएं और ड्राइव बैक करें सेम टू हर ऑफिस। जैसे बाइक नियर डेस्टिनेशन थी, मोहन जो है वो पेडिस्ट्रियन यानी कि एक राह पे चलते हुए व्यक्ति को हिट करता है श्रीनाथ और इंजर कर देता है उसको सीरियसली। श्रीनाथ सूट ऑफ डैमेजेस फाइल करता है अगेंस्ट निधि आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो आंसर आपने बताना है कि निधि इज नॉट लाइबल या निधि इज लाइबल या मोहन इज सोली लाइबल, निधि वॉज नॉट ड्राइविंग द कार या बाइक, तो निधि कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। आंसर जो है इसका वह ये है कि ऑप्शन जो है डी है इसका आंसर। देखिए मोहन जो है क्रिमिनली लाइबल है, निधि इज लाइबल फॉर सिविल डैमेजेस। और ऐसा क्यों? देखिए यहां पे श्रीनाथ जो है यहां पे श्रीनाथ की कोई गलती नहीं है, मोहन की नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं, ये गलती जो है या वॉटएवर जिसे कह सकते हैं कि मिस्टेक की वजह से वो गिरे हैं और इंजर किया है सीरियसली। श्रीनाथ फाइल्स अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट निधि आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। गाड़ी किसकी थी? ओनर कौन थे बाइक के? वो निधि थी। तो निधि को भी कंपनसेशन देनी पड़ सकती है मोहन के बिहाफ पे, क्योंकि गाड़ी किसकी ड्राइव हो रही है? निधि की ड्राइव हो रही है। तो यहां आप देख सकते हैं मोहन इज क्रिमिनली लाइबल, तो निधि इज लाइबल फॉर सिविल डैमेजेस। और यहाँ पे क्यों? लेटेस्ट से कि मोहन जो अपना मोहन है वो अपने पर्पस के लिए लेके जाता, निधि का कोई काम नहीं होता, तो निधि की कोई भी नहीं आती, राइट, निधि की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। पर निधि ने किस लिए दी है? निधि ने दी है टू टेक हर बाइक फॉर रिपेयर एंड ड्राइव बैक द सेम टू हर ऑफिस। सो शी हैज गिवन इट फॉर हर ओन वर्क विच वॉज नॉट डन प्रॉपरली बिकॉज मोहन्स नेग्लिजेंट बिहेवियर कॉज्ड इंजरी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड वी मूव। टॉर्ट लॉ स्टेट्स दैट सेल्फ डिफेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस। यानी अगर आप प्राइवेट डिफेंस कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई आपको मारने आ रहा है और आप अपने आप डिफेंस करते हैं, मान लेते हैं आप कोई भी चीज़ डिफेंस करते हैं, लेटर से कि आप उसको पंच मारते हैं और वो गिर जाता है, तो वो ये नहीं कर सकता कि वो गुस्से में खड़ा हुआ और उसने बोला कि भाई मुझे मुक्का कैसे मारा और आपके वो मर्डर कर दे या आपको हर्ट करे और बाद में बोले कि नहीं यार ये तो मैंने बिल्कुल ठीक काम किया क्योंकि जो आप हैं आपने उसको मुक्का मार के गिराया था। आंसर है ये नहीं होता इस तरीके से। तरीका ये है कि तीसरा पर्सन जो है, जो दूसरा पर्सन है, उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर खुद के घर कांच के बने तो पत्थर से उठा के नहीं खेलना चाहिए दूसरों के घरों पे। सो मिस्टर कपूर जो है रफ्ड अप अर्जुन ऑन द लास्ट डे ऑफ जुलाई ड्यू टू एन ओल्ड ग्रज। तो मिस्टर कपूर ने अर्जुन को पकड़ा, कॉलर वगैरह से रफ किया। अर्जुन ने डिफेंड किया एक्सरसाइज को और उस प्राइवेट डिफेंस के अंदर मिस्टर कपूर ने उसको थ्रैश कर दिया और उसकी टांगें तोड़ दी। अर्जुन जो है मिस्टर कपूर को कोर्ट में ले जाता है और जो जज है वो पूछते हैं मिस्टर कपूर से कि वो फिजिकल वायलेंस में क्यों ऐसे इंडल्ज हुए जिससे कि अर्जुन की टांग ही टूट गई। तो मिस्टर कपूर बोलते हैं कि ये वो उन्होंने इसलिए आए क्योंकि अर्जुन जो है उन्होंने उसे वापस मारा था। यहाँ पे देख सकते हैं अर्जुन डिफेंड्स हिमसेल्फ एंड इन एक्सरसाइज ऑफ हिज प्राइवेट डिफेंस। यानी कि अर्जुन ने डिफेंड किया है और प्राइवेट डिफेंस में उनको मारा है। तो जो मिस्टर कपूर है वो कह रहे हैं कि उसने मुझे मारा इसलिए मैंने उसे पीटा है या उसकी टांग तोड़ी है। तो डिसाइड एज अ जज, क्या मिस्टर कपूर का क्लेम वैलिड है, क्या मिस्टर कपूर का क्लेम इनवैलिड है।
क्लेम इनवैलिड है लॉ में, या मिस्टर कपूर एंड बोथ आर नेग्लिजेंट? आंसर बताइए अपना। आंसर है इसका कि मिस्टर कपूर कैन नॉट क्लेम। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैन टू हेल्प हिमसेल्फ, सो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मस्ट बी फॉस्टर्ड इन द सिटीजन ऑफ एवरी कंट्री। तो जैसे ही मिस्टर अर्जुन को रफअप किया मिस्टर कपूर ने, रफअप मतलब थोड़ा कॉलर वगैरह से जो भी करना स्टार्ट किया या गुस्से में बात करनी स्टार्ट किया, और अगर मिस्टर अर्जुन जो हैं उन्होंने वापस से प्राइवेट डिफेंस किया, तो वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका राइट है। मान लेते हैं आप पे कोई कॉलर को आके पकड़ना स्टार्ट कर देता है और आप उसको हाथ पीछे उठाते हैं झटके से, या आप उसको मारते हैं थोड़ा टांगों पे कि भाई हट, मेरा कॉलर को मत पकड़, तो क्या वो क्राइम है? आपने तो तभी किया ना जब दूसरा पर्सन मारने आया। जब मिस्टर कपूर ने रफअप किया तभी मिस्टर अर्जुन ने उसका प्रतिकार किया। डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट और हायर बेंच स्ट्रेंथ इज बाइंडिंग ऑन अ लोअर कोर्ट और लोअर बेंच स्ट्रेंथ। तो ये आप देख सकते हैं, हायर कोर्ट या हायर बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बाइंडिंग डिसीजन होता है ऑन द लोअर कोर्ट और लोअर बेंच स्ट्रेंथ। तो जस्टिस दीना स्वामी ऑफ हाई कोर्ट ऑफ शिमला पासेज अ जजमेंट, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। सो जस्टिस दीना स्वामी ऑफ हाई कोर्ट ऑफ शिमला ने एक जजमेंट पास की, जो कि जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने 60 साल पहले दिया उसके अगेंस्ट थी। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रीवियस जजमेंट है वो उस टाइम पे आई थी जब टाइम और सर्कमस्टांस ऑफ द कंट्री जो थे वो टोटली डिफरेंट थे। सो आप बताइए, क्या डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ शिमला वैलिड है? क्या डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ शिमला इनवैलिड है? क्या उसे रेफर किया जा सकता है लार्जर बेंच के लिए? क्या क्या इसमें हो सकता है, ये आप प्लीज बताइए। आंसर है इसका कि जो जजमेंट है ये इनवैलिड है, बिकॉज जो इंफीरियर कोर्ट है ना वो बाउंड है कि जो प्रेसिडेंट हायर कोर्ट ने किया है उसको करें। अगर वो चाहते हैं तो वो डिसीजन रिव्यू के लिए जरूर भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑल ट्रिब्यूनल जो हैं, ऑल कोर्ट्स जो हैं, जो हायर अथॉरिटी के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात जो है वो हाई कोर्ट को अपनी जजमेंट्स या लॉ के अंदर माननी पड़ती है। Only Parliament or state legislature have the authority to enact laws on their own. No law made by the state can take away a person's fundamental right. तो अब आप देखिए फैक्ट्स क्या है इसके। पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जो कि अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर फंडामेंटल राइट्स छेड़ रहा है, वायलेट कर रहा है लाइवलीहुड के। एक सीनियर एडवोकेट फाइल करते हैं पिटीशन चैलेंजिंग लॉ और डिक्लेयर करते हैं उसे अल्ट्रा वायरस, और फर्दर डायरेक्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि वो इनैक्ट करे एक न्यू लॉ इन 4 months। आप इसमें मुझे आंसर बताइए। पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया एक लॉ जो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लाइवलीहुड। सीनियर एडवोकेट ने फाइल किया पिटीशन चैलेंजिंग द लॉ एंड डिक्लेयरिंग इट अल्ट्रा वायरस, और फर्दर डायरेक्ट किया पार्लियामेंट को कि एक नया लॉ बनाए 4 months के अंदर। ठीक है, तो ये उन्होंने मांगी हैं 2-3 चीजें कि चैलेंज किया लॉ को, उसको बोला है कि इसको अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाए, और बोला जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि पार्लियामेंट को कि एक नया लॉ बनाइए 4 महीने के अंदर अंदर। सो अब इसके आंसर्स आप इसमें से चूज करके बता सकते हैं। आंसर है इसका कि कोर्ट जो है वो एग्जिस्टिंग लॉ को तो क्वैश कर सकते हैं, बट वो पार्लियामेंट को एक नया लॉ बनाने के लिए नहीं बोल सकते। पता है क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पार्लियामेंट का खुद का राइट है लॉ बनाने का। वो नहीं बोल सकते पार्लियामेंट को कि आप ये प्लीज लॉ बना दीजिए हमारे पार्ट पे। कोर्ट क्वैश जरूर कर देगा वैसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, बट वो नया लॉ बनाने के लिए नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेक्स लोकाई जो है वो लीगल वर्ड है लॉयर्स का। इसका क्या मतलब है लेक्स लोकाई का? आंसर है ऐसा कि लेक्स लोकाई का मतलब है लॉ ऑफ द प्लेस। सो लॉ ऑफ अ प्लेस, लॉ ऑफ अ प्लेस का मतलब है कि यानी कि लेक्स लोकाई का मतलब है लॉ ऑफ अ प्लेस। ये मीन्स लॉ ऑफ द स्टेट और द नेशन जहां पे मैटर ऑफ लिटिगेशन हो रहा है। तो लेक्स लोकाई का मतलब है राइट ऑफ द पार्टीज टू लीगल प्रोसीडिंग्स दैट आर गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर दोज राइट्स अरोज। मतलब जिस जगह के हो उसी जगह का कानून चलता है, बेसिकली इसका यही मतलब है। Austin's concept is known as imperative theory. Austin emphasized on the commanding character of law. Kindly आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ए है एक्चुअली।
बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन का कंसेप्ट क्या था लॉ का, कि लॉ जो है ना वो कमांड के तौर पे आता है सोवरन के द्वारा। सोवरन क्या है, जो हाईएस्ट बॉडी है। अब किसी देश में सोवरन वहाँ की पार्लियामेंट है, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसी देश में सोवरन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे भारत हो गया। किसी देश के अंदर सोवरन जो है वहाँ का हाईएस्ट बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, या जिसे कहते हैं लोग हैं डायरेक्ट। तो ये जो है ये इसके अंदर है कि बहुत ये एजर्शन है कि इंपेरेटिव थ्योरी है, और ऑस्टिन ने एम्फेसाइज किया कमांडिंग कैरेक्टर ऑफ लॉ। तो काइंडली अपना आंसर बताएं। आंसर इसका ए है। देखो ऑस्टिन की वजह से जो पता है कौन सी थ्योरी आई थी, ऑस्टिन की वजह से थ्योरी ये आई थी कि स्टेट ही सब कुछ होता है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मशीनरी, सब कुछ यही होता है। तो इससे क्या हुआ था कि ये बहुत अनब्रिडल्ड हो गई थी, तो हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर ने क्या कहा कि सब कुछ मेरे लिए, यानी कि सब कुछ जर्मनी के लिए, सब कुछ राष्ट्र के लिए, जर्मन राष्ट्र के लिए हम करेंगे। और फिर उससे जिसे कह सकते हैं कि जेनोसाइड ने एक जन्म लिया। इस कारण से इस थ्योरी के अंदर एक चेंजेस आए हैं। चेंजेस ये हैं कि स्टेट सब कुछ नहीं होता, स्टेट सिर्फ लोगों के राइट्स की रखवाली के लिए होता है। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी अदर पर्सन अदर देन द माइनर इज वॉइड। यानी कि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी एग्रीमेंट जो किसी के भी शादी के अंदर विघन डालती है वो वॉइड हो जाएगी अदर देन अ माइनर। तो 2 विडोज है, अरुण एंड बीना। उन्होंने एग्रीमेंट बनाया कि अगर कोई भी उनमें से मैरी करती है तो वो फोरफिट कर देंगे राइट टू शेयर इन द डिजीज हस्बैंड प्रॉपर्टी फॉर मेंटेनेंस। बीना री मैरिड टू अ मैन कॉल्ड दरेज, और अरुणा ने बोल दिया कि अब अपना जो हिस्सा है वो छोड़ दें, क्योंकि अब आपने शादी कर ली किसी से। तो अब बीना कह रही कि नहीं ऐसा नहीं करूँगी मैं। तो डिसाइड वेदर द एग्रीमेंट मेड बाय अरुण एंड बीना इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड एब इनिशियो। तो अपना काइंडली पहले प्रिंसिपल देखिए फिर बताइए। द आंसर इज कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना एक्चुअली ये वैलिड जो है ये होगा, वैलिड होगा ये। और इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका रीज़न पता है क्या है, ये देखिए। फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड द प्रोविजन, यानी कि कोई मैरिज करने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ना लगाए, वो ये था कि सिटीजन्स डिड नॉट लूज देयर राइट टू मैरी एज पर देयर चॉइस, जो कि एसेंशियल पार्ट है सिविल सोसाइटी का। क्योंकि ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना बनने लग जाए कि तू इससे शादी नहीं करेगा, तू यहाँ शादी नहीं करेगा, तू आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो लोगों की जो शादी वाली राइट है वो हमेशा हमेशा के लिए बैन हो जाएगी। सो इसको कवर करने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को माना नहीं जाता है। लेकिन इस केस के अंदर अगर विडो जो है रीमैरी कर रही है समबडी को, तो ये डिपेंडेंट नहीं है, मेंटेनेंस मनी जो है किसी की क्लेम नहीं कर रही है, तो ये एग्रीमेंट जो है ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है, हैंस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये बोला गया इस केस के अंदर, राव रानी वर्सेस गुलाब रानी। एग्रीमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन आर वॉइड, यानी कि जो एग्रीमेंट्स ढीले डाले हैं जिनका मीनिंग ही पता नहीं है वो वॉइड हो जाते हैं। और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल तभी होते हैं जब फुलफिल करते हैं कंडीशंस की, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, अर्जुन एग्री करता है टू सेल टू वरुण हिज वाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1000। वरुण सिलेक्ट करता है लोएस्ट प्राइस और क्लेम करता है कि डील इज मेड। तो ये आप देख सकते हैं, अर्जुन ने क्या बोला वरुण को, वाइट हॉर्स या तो 500 में ले ले या 1000 रुपये में ले ले। वरुण कहता है कि मैं 500 में लूँगा और क्लेम करता है कि डील जो है वो मेड हो चुकी है। तो क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आंसर है इसका कि ये कॉन्ट्रैक्ट ना वॉइड है एक्चुअली। देखो क्या वो उसका रेट 500 है या 1000 है, मान लेते हैं कोई 2 चीज़ जाती हैं तो उसका एक फिक्स प्राइस होता है कि भाई आप इसका मिनिमम रिटेल प्राइस 100 रुपये है, आपने देना है तो दे दो, नहीं तो 90 दे दो, लेकिन इसका प्राइस 100 रुपये ही था। अब यहाँ पे तो प्राइस पे ही डाउट है, या तो 500 में ले ले या 1000 में ले ले। तो ये जो है ये दोनों टाइम पे आप एक ही चीज़ ऑफर नहीं कर सकते हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है बिकॉज यहाँ पे ये अनसर्टेन है। देयर इज नथिंग टू शो विच ऑफ द टू प्राइसेस वाज टू बी गिवन, यानी कंसिडरेशन अनश्योर है। तो क्लैरिटी जो 2 पार्टीज के अंदर है होनी बहुत जरूरी है, एग्रीमेंट इसलिए वॉइड है। इनकोइट ऑफेंस क्या होता है? इनकोइट ऑफेंस वो होता है जब एक इंडिविजुअल इंटेंड करना चाहता है कि वो ऑफेंस करना चाहता है बट वो हो नहीं पाता है और वो सिर्फ प्रिपरेशन से ज़्यादा होता है। मान लेते हैं कि आपने किसी का मर्डर करना है, आपने चाकू खरीदा, ठीक है, ये एक पार्ट है। आपने जहर खरीदा, ये दूसरा पार्ट है। आप फिर उसके घर जाने लगे, ये तीसरा पार्ट है। अब आप उसके घर के अंदर ही पहुंच चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद आपने उसके वहाँ पे मान लेते हैं कि चाय में जहर मिला दिया, ठीक है, चाकू का टाइम नहीं मिला, आपने चाय में जहर मिला दिया और अब किसी कारण से बिल्ली आके वो चाय पी गई है और वो ऑफेंस जो है वो इनकोएट रह गया, यानी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आप बताइए अब फैक्ट्स के हिसाब से। जामिनी एक अटेम्प्ट लगाती है कि वो ज्वेल्स चोरी करेगी बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स और फाइंड करती है कि कोई भी ज्वेल नहीं था उसके अंदर,
तो क्या है यहाँ पे, क्या ये इनकोएट ऑफेंस हुआ? यामिनी इज नॉट गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट बिकॉज द बैक बॉक्स वॉज एम्प्टी. यामिनी इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट. यामिनी इज गिल्टी ऑफ ट्रेसपास. यामिनी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस. वेरी इजी क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो यामिनी है ना, यहाँ पे यामिनी अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट की गिल्टी होगी, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि बॉक्स खाली है, वो तो अपने हिसाब से चोरी करने आई थी, लेकिन वहाँ पे उसको बॉक्स जो है वो खाली मिला, और अटेम्प्ट लेकिन वहाँ पे पूरा हो गया थेफ्ट करने का. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यामिनी इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट. ठीक है. Penal laws provide that whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with an animal shall be punished. यानी कि अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप जैसे गोट के साथ या कुत्तों के साथ सेक्स करते हैं लोग, बिचेस के साथ बेसिकली, तो दे इंसर्ट देयर सेक्सुअल ऑर्गन्स, या कोई भी तरीके से वो जानवरों के साथ करते हैं. तो अगर आप ऑर्डर ऑफ नेचर के अगेंस्ट सेक्स करोगे तो आपको जो है वो जिसे कहते हैं यू शैल बी पनिश्ड. तो एक पुलिस ऑफिसर था जो स्ट्रॉल कर रहा था, और उन्होंने सडनली एक सस्पिशियस एक्टिविटी नोट की. उन्होंने देखा कि एक जो पर्सन है वो सेक्सुअल एक्ट कर रहा है एक एनिमल के साथ. पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया मैन को और प्रोड्यूस किया उसको कोर्ट के सामने. अब क्या होगा? कोर्ट विल पनिश द पुलिस ऑफिसर, कोर्ट विल नॉट पनिश द पुलिस ऑफिसर, कोर्ट विल पनिश द मैन फॉर बिस्टियलिटी, या कोर्ट विल पनिश द मैन फॉर रेप? द आंसर इज कोर्ट विल पनिश द मैन फॉर बिस्टियलिटी. बिस्टियलिटी का मतलब क्या होता है कि एक बीस्ट के साथ या एक अनटेम्ड एनिमल के साथ या टेम्ड एनिमल के साथ आप एक सेक्स एक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप भी बीस्ट बन गए हैं, बीस्ट जैसे ही आप हो गए हैं, तो आप बिस्टियलिटी ऑफेंस के लिए आपको जेल में डाला जाएगा. तो सेक्शन 377 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी एनिमल करता है तो उसे 10 साल तक की पनिशमेंट और शैल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल टू फाइन. Any direct physical interference with goods in somebody's possession without lawful justification is called trespass of goods. तो अगर आप किसी की भी प्रॉपर्टी के अंदर फालतू में चले जाओगे और वहाँ पे उसके गुड्स को फेंकने लगोगे तो वो आएगा ट्रेसपास ऑफ गुड्स. सो जोहेब ने परचेज किया ट्रक फ्रॉम अ पर्सन हु हैड वैलिड टाइटल फॉर इट एंड सेंट इट टू द सर्विस सेंटर फॉर रिपेयर. तो जोहेब ने परचेज किया ट्रक जिसके पास वैलिड टाइटल था, यानी आरसी उसके नाम पे थी, और उसको सर्विस सेंटर भेज दिया रिपेयर करने के लिए. याकूब ने बिलीव किया रॉन्गली दैट कि ये ट्रक उसका है और उसको गैरेज से रिमूव कर दिया. ठीक है. तो आप मुझे बताइए क्या है ये? Yaqub can be held for the trespass of goods. Yaqub has not committed anything wrong. Yaqub cannot be held responsible for the trespass of goods as of he was under a wrong belief. आंसर है इसका ऑप्शन बी. ट्रेसपास में देखिए क्या है, एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद गुड्स. ठीक है. ये जो एनी डायरेक्ट इंटरफेरेंस है यहाँ पे आप बिल्कुल जिसे कहते हैं उसके अंदर आओगे. अदरवाइज अगर मान लेते हैं आप ये वाली दे दें कि नहीं सर मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरा है, अगर आप ये वाली क्लेम देंगे ना तो हर जगह फिर यही लग जाएगा, सर मुझे पता ही नहीं लगा मेरी गलती है, सर मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी गलती है, सर मुझे लगा था कि मेरा है ये पेन, मुझे तो बाद में पता लगा आपका है. तो फिर ये जो है ये हमेशा हमेशा कोई भी लॉ नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर बंदा ये बोलेगा जी मुझे तो पता ही नहीं था. ठीक है. सो ये जो है ये था जो यकूब जो है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट. राइट. सो आज के लिए इतना ही गाइस. थैंक यू वेरी मच.